सेक्शन 89 एंड सेक्शन 90। दो सेक्शन है। हाँ, सेक्शन 89 एंड 90 दो सेक्शन है। कंपनीज एक्ट के मैं बोलूंगा कि जितने सेक्शंस है सबसे मुश्किल सेक्शनों में से एक सेक्शन है। 89 इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेक्शन 90 बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आए हुए इतना टाइम हो गया, इसके रूल्स आ गए थे। पहले आए रूल्स 2018 के अंदर, फिर आए 2019 के अंदर। मतलब 18 में रूल्स बनाए लॉ मेकर ने, एमसी ने रूल्स बनाए 18 में। रूल्स इतने गलत बन गए कि उनको तुरंत चेंज कर दिया गया। 2019 में नए रूल्स आ गए। अभी हम पढ़ेंगे उन रूल्स को। रूल्स कौन बनाती है? मिनिस्ट्री बनाती है। तो मिनिस्ट्री ने रूल्स बनाए थे 2018 में, रूल सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रूल्स को चेंज किया, 2019 में नए रूल्स आ गए। नए रूल्स आ चुके हैं, आज हम 2024 में पहुंच गए नहीं, मतलब वो भी खत्म होने वाला है। आज भी इन सेक्शंस पे लड़ाई ही चल रही है। बड़ी बड़ी लॉ फर्म सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन आती है सेक्शन को लेके। मतलब बहुत ही खतरनाक, इसको मैं बोलूंगा बहुत ही खतरनाक सेक्शन है। कौन सा? सेक्शन 90। बिल्कुल जी। जब भी सेक्शन 90 पढ़ाना हो तो एक बार पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सुबह एक बार उसे पढ़ रहा था। सेक्शन 90 को छोटा मोटा सेक्शन नहीं है। सेक्शन 90 के ऊपर अलग से एमसी ने रूल्स बनाए हुए हैं। जब भी हम रूल्स पढ़ते हैं तो किसके हिसाब से रूल्स होते हैं? चैप्टर के रूल होते हैं। मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रूल का क्या नाम है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट चैप्टर में एक सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 90। सेक्शन 90 अकेले के लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं। सेक्शन 90 के लिए अकेले के लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं, जिसको बोलते हैं हम एसबीयू रूल्स। अभी आप आगे भी उन्हें पढ़ोगे, तो मतलब वो छोटी मोटी चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन मत हटाना, अगर हटी तो फिर दुर्घटना घटी, और फिर जीवन भर परेशान होते रहोगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले 89 है, 89 छोटा सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है 89 के अंदर। लेकिन 89 से क्या बनेगा? बेस बनेगा जी। 90 में हम पहुंचेंगे कैसे? 89 से होते हुए पहुंचेंगे। और कुछ कुछ बातें ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि सर ने बताई है, और आगे जाके वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज है हर आदमी की अलग होती है। लेकिन कोशिश यही करूंगा कि आपको हर इंटरप्रिटेशन बताऊं कि यहाँ पे क्या क्या लड़ाई चल रही है। हाँ जी, कान खोल। ऐसे कौन सुनता है? कान बंद करके कौन सुनता है? ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 89। सेक्शन 89 हेडिंग है जी, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। मतलब एक डिक्लेरेशन देनी है जी, छोटी सी बात है। क्या देनी है? डिक्लेरेशन देनी है। किसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन देनी है? किसी शेयर की रिगार्डिंग। एनी शेयर मतलब खाली शेयर्स की बात हो रही है। ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, किस चीज की डिक्लेरेशन देनी है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डिक्लेरेशन देनी है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? फायदा हो रहा हो, जिसको एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या हो रहा हो? फायदा हो रहा हो। अगर आपको फायदा मिल रहा है खाली, तो आप क्या करोगे? डिक्लेरेशन। अगर आपको क्या मिल रहा है? शेयर्स का फायदा मिल रहा है। सबसे पहले बताओ ये शेयर्स पे फायदे होते कौन से हैं? उसके ऊपर ही लिख लो जी, डिविडेंड। बहुत बढ़िया जी। सबसे बड़ा फायदा क्या है? डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे। उसके बाद में और कोई? बस डिविडेंड पर। वोटिंग, वोटिंग राइट भी तो होता है। कौन से राइट्स? राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी हमने पढ़ा है ना अभी जस्ट पीछे। प्रॉक्सी अपॉइंट करता है शेयर, शेयर तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट होता है। और शेयर्स का राइट, मतलब बहुत सारे राइट्स हैं। जितने भी राइट्स हैं, अगर आपको राइट्स के बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप कौन हो जी? बेनिफिशियल ओनर। लेकिन आप बेनिफिशियल ओनर तभी बनोगे अगर आप क्या नहीं हो? आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं। आप क्या नहीं हो जी? रजिस्टर्ड ओनर नहीं। रजिस्टर्ड का मतलब, अभी हमने रजिस्टर्स पढ़े हैं ना पीछे। रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है। फॉर्मेट MGT1। अगर आपका नाम MGT1 में लिखा हुआ है तो आप क्या बन गए? रजिस्टर्ड ओनर। लेकिन जरूरी है कि आपका नाम उसमें लिख दिया तो रजिस्टर्ड तो बन गए, सारे बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं? ऐसा क्या जरूरी है? नाम आपका लिखा हुआ है, बेनिफिट किसी और को जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहली बात ये, नाम लिखा हुआ है आपका, आप कौन हो जी? रजिस्टर्ड ओनर। लेकिन बेनिफिट किसी और को जा रहे हैं, वो क्या बन जाएगा? बेनिफिशियल ओनर। वो क्या बन जाएगा? बेनिफिशियल ओनर। यहाँ कंपनी कोई सेटिंग नहीं कर रही है, कंपनी गलत बंदे को नहीं दे रही है, कंपनी रजिस्टर्ड ओनर को दे रही है। मान लो आप रजिस्टर्ड ओनर हो, कंपनी आपको ही दे रही है, लेकिन आप वो सारा बेनिफिट किसी को दे रहे हो? किसी और को दे रहे हो। आप बेनिफिट किसको दे रहे हो? आपको कहेगा मैं ऐसा क्यों करूंगा, पागल थोड़ी हूं मैं।
बिल्कुल होता है जी। पैसा छुपाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, इन्होंने खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अगर ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते, क्या इनका नाम आ जाता? ये क्या बन जाते? रजिस्टर्ड ओनर। जब रजिस्टर्ड ओनर बन गए तो दिख रहा है इस बंदे के पास इतनी शेयर होल्डिंग है भाई, दबा के शेयर्स खरीद रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस बात को छुपाया। इन्होंने क्या बोला, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मैं पैसे किसको दे रहा हूँ? ये क्या करेंगी? इन्वेस्टमेंट करेंगी। जब ये इन्वेस्टमेंट करेगी तो नाम किसका आएगा? इनका। लेकिन पैसा किसका है? उनका, सार्थक का। सारी डिसीजंस कौन लेगा? ये खुशबू क्या बन के आएंगी खाली ये ये तो रजिस्टर्ड ओनर है, ये क्या है? रजिस्टर्ड ओनर, क्योंकि इनका नाम लिखा हुआ है। अब सारे राइट, जैसे वोटिंग करने आ रही है, वोटिंग खुशबू ही करने आ रही है, लेकिन बात किसकी मानेगी? सार्थक की। माननी पड़ेगी ना, पैसा किसका लगा हुआ है? सार्थक का। तो ये कौन है? रजिस्टर्ड ओनर। वो कौन है? बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर को अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ऐसे ही रजिस्टर्ड ओनर को भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? कि मैं रजिस्टर्ड तो हूं, लेकिन मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। बेनिफिशियल ओनर क्या बताएगा? मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन बेनिफिट किससे मिल रहे हैं? मुझे मिल रहे हैं। इन दोनों ने डिक्लेरेशन मुझे दे दी, मैं कौन हूं? कंपनी। कंपनी किसको बताएगी? रजिस्ट्रार को। क्या बताएगी? कि ये वाले शेयर होल्डर है ना, रजिस्टर्ड तो है लेकिन बेनिफिशियल नहीं है। ये वाले शेयर होल्डर ये है ना, बेनिफिशियल है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं। समझ आई जी कहानी? एक बार लिख देते हैं। बिल्कुल 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 रिलेट कर सकते हो, आगे जाएंगे वो सारे रिलेशंस बनाएंगे। अभी एक है जी कंपनी। इतना खतरनाक सेक्शन और मार्कर भी नहीं चला। कंपनी, खुशबू। ये सुंदर का सिनोनिम नहीं लिखा है, मैं एग्जांपल के लिए खुशबू लिखा है। हाँ, खुश मत हो जाना, आपका नाम ऐसे लिखा है मैंने। तो ये खुशबू है जी। इन्होंने इस कंपनी के क्या करे हुए हैं? शेयर्स खरीदे हुए। रजिस्टर ऑफ मेंबर में खुशबू का नाम है, कहाँ पे नाम है जी? ROM। तो खुशबू क्या बन गई? रजिस्टर। लेकिन बेनिफिट्स किसको जा रहे हैं? सारे सार्थक को। ठीक है जी। क्या सार्थक का नाम कंपनी में कहीं पे भी होगा? किसका नाम है? खुशबू का। लेकिन जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं किसको मिलते हैं? खुशबू को मिलते हैं। खुशबू सारे कहाँ ट्रांसफर कर देती है? सार्थक को। सार्थक कौन बन गया? बेनिफिशियल ओनर। क्लियर है जी? ये एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ आ गई सबको? रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल। रजिस्टर्ड ओनर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। बेनिफिशियल ओनर कौन है? जिसको क्या मिल रहे हैं? सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये कौन हो गया जी? बेनिफिट्स वाला बंदा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। Section 89 of the Companies Act contain provision relating to the declaration of beneficial interest in any share. Rule 9 of the Companies Management and Administration Rule provide for procedural aspect. Section 89 है, वो क्या कहता है? उसमें प्रोविजंस लिखे हुए हैं किसके रिगार्डिंग? कि आपको डिक्लेरेशन करनी है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। उसके साथ में हमें रूल कौन सा पढ़ना है? रूल 9। कौन सा रूल्स है? कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, जिसके अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है। जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मतलब उसमें टाइमलाइंस लिखी होगी, उसमें ये लिखा हुआ होगा कि कौन से फॉर्मेट में जाना है, कैसे भेजनी है डिक्लेरेशन, वो सारी चीजें रूल्स में लिखी हुई। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर्स, ये किसकी बात कर रहा है? रजिस्टर्ड ओनर की, RO की बात कर रहा है। पहला वर्ड आया जी अ पर्सन। क्या वर्ड आया है? अ पर्सन। अंडरलाइन कर लो, अ पर्सन। अब पर्सन के अंदर क्या होता है जी? पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जब मैं आर्टिफिशियल बोलता हूँ आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या कंपनी रजिस्टर्ड ओनर बन सकती है या नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। क्या यहाँ खुशबू की जगह ABC प्राइवेट लिमिटेड लिख दूं, कोई दिक्कत है? क्या ABC प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती? खरीद सकती है। तो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। whose name is entered in the register of member, उसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। as the holder of share in that company but who does not hold the beneficial interest, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? बेनिफिट्स नहीं है। इन सच शेयर हेयर इन रेफर टू एज द रजिस्टर्ड ओनर, उसको हम क्या बोल देते हैं? RO, रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है जी। शेल फाइल, शेल का मतलब मैंडेटरी है जी। फाइल विद द कंपनी अ डिक्लेरेशन
टू दैट इफेक्ट इन फॉर्म नंबर MGT4। पहला फॉर्म आ गया जी MGT, देखो MGT1, MGT2, MGT3 तीनों पीछे पड़ा है। MGT1 क्या था? रजिस्टर ऑफ मेंबर। MGT2 क्या था? डिबेंचर होल्डर। MGT3 क्या था? फॉरेन रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर का आपको आरओसी को बताना है, उस नोटिस का फॉर्मेट क्या है MGT3। अब आ गया जी MGT4। MGT4 में रजिस्टर्ड ओनर बताएगा जी स्पेसिफाइंग द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन हु होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। रजिस्टर्ड ओनर MGT4 के अंदर बताएगा, क्या बताएगा? बेनिफिशियल ओनर की डिटेल। क्या बताएगा जी? बेनिफिशियल ओनर की डिटेल। खुशबू किसकी डिटेल देगी? सार्थक की। इन सच शेयर्स द डिक्लेरेशन MGT4 shall be made within a period of 30 days। कितने दिन में बताना है जी? अभी 30 डेज शुरू कब होंगे? जिस दिन इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डल गया। भाई डल गया ना, अब आप बन गए रजिस्टर्ड ओनर, लेकिन आप बेनिफिशियल नहीं हो। 30 दिन के अंदर बता दो कंपनी को बेनिफिशियल ओनर कौन है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? रजिस्टर्ड ओनर के ऊपर। फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ सच कंपनी। क्लियर है जी? यहाँ तक छोटी सी बात थी, कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन बाय पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर। अब ये कौन आ गया? बेनिफिशियल ओनर BO। एवरी पर्सन हु होल्ड्स और एक्वायर अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी shall make a declaration of the company in form MGT5। फॉर्म कौन सा है जी? MGT5। दिन कितने हैं जी? 30 डेज आफ्टर एक्वायरिंग सच बेनिफिशियल इंटरेस्ट। जैसे ही उसने बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया, उसके 30 दिन के अंदर वो किसको बता दे? कंपनी को बता दे। फॉर्मेट क्या है? MGT5। RO और BO दोनों किसको बता रहे हैं? कंपनी को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज में। फॉर्मेट कौन से है? MGT4, MGT5। specifying the nature of his interest, particular of the person in whose name the shares and registered in the books of the company and such other particular as may be prescribed। जो जो रूल्स में प्रिस्क्राइब करी हुई है सारी डिटेल्स बता दी। ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? डिक्लेरेशन इन केस ऑफ चेंज इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या बेनिफिशियल इंटरेस्ट चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। वेयर एनी चेंज अकर इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड। मतलब डिक्लेरेशन पहले फाइल कर चुके हो आप, लेकिन अब क्या हो गए हैं जी? चेंज हो गए हैं। बाय द रजिस्टर ओनर अंडर सेक्शन 89(2) by the beneficial owner within 30 days of such change a declaration is to be made to the company। अगर कोई चेंजेस आ गए हैं तो वो चेंजेस भी किसको बता दो जी? कंपनी को बता दो। कितना टाइम? सेम टाइम 30 दिन। सेम टाइम चल रहा है 30 डेज का। कितने डेज का टाइम चल रहा है? 30 डेज का। एक बार इसको चार्ट में फिर डाल देते हैं थोड़ी सी डिटेल। हाँ दोनों को बतानी है, दोनों को बतानी है जी। देखो खुशबू बताएगी फॉर्मेट क्या है MGT4। टाइमलाइन क्या है 30 डेज। सार्थक भी बताएगा क्या टाइम, क्या फॉर्मेट है MGT5। टाइमलाइन क्या है 30 डेज। अगर कोई चेंजेस हुए तो दोनों ही बताएंगे कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर कि ये बेनिफिशियल ओनर में चेंजेस हो गए हैं, ये रजिस्टर्ड ओनर में चेंजेस। फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार। यहाँ तक अभी छोटी बातें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 89 इजीली निकल जाएगा। वेयर एनी डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 89 इज मेड टू अ कंपनी। एनी लिखा हुआ है, एनी का मतलब दोनों में से कोई भी या तीनों में से कोई भी। चेंजेस 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 भी आए ना। द कंपनी देखो 89(1), 89(2) दोनों 89 का ही पार्ट है ना, तो 89 पूरा लिख दिया इन्होंने। 89 के अंदर अगर कंपनी को कोई भी डिक्लेरेशन आती है, कंपनी शेल मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन द रजिस्टर कंसर्न। यहां से हमें क्या पता लग रहा है? द कंपनी शेल मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन द रजिस्टर कंसर्न। रजिस्टर में भी एंट्री करेगी कंपनी। इसका मतलब एक रजिस्टर और बनाना है हमें, किसका? बेनिफिशियल ओनर। किसका रजिस्टर बनाना है? बेनिफिशियल ओनर का भी रजिस्टर बनाना है। एंड शेल फाइल, देखो रजिस्टर में तो एंट्री करनी है, साथ में फाइल भी करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन बाय इट अ रिटर्न इन फॉर्म नंबर MGT6 विद द रजिस्ट्रार। अब क्या करना है जी? कंपनी को रजिस्ट्रार को बताना है जी। फॉर्मेट ROC को बता देना है। अगर खुशबू ने दे दी तो भी बता देना, अगर सार्थक ने दे दी तो भी बता देना, लेकिन आपको बताना ही बताना। किसको बताना है जी? रजिस्ट्रार को बताना है। फॉर्मेट क्या रहेगा? MGT6। खाली रजिस्ट्रार को बताना है और कुछ भी करना है? रजिस्टर में एंट्री भी कर देनी है। रजिस्टर में क्या कर देनी है? एंट्री भी कर देनी है। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने दिन के अंदर? सेम टाइमलाइन चल रही है 30
बेस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आरओ, बीओ, आरओसी तीनों आ गए जी। सबको इधर उधर की बातें हर बंदे के पास पहुंच गई। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी, व्हेन अ डिक्लेरेशन required to be made under section 89 is not made by the beneficial owner, then any right with respect to such share shall not be enforceable by the beneficial owner or by any person claiming through him। क्या कह रहा है जी? अगर 89 के अंदर बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी, मतलब अगर सार्थक ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी, देन एनी राइट, कोई भी राइट सार्थक को नहीं मिलेगा। कौन से राइट? वही राइट जो शेयर के साथ मिलते हैं, जैसे कि डिविडेंड, वोटिंग, प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट, ये सारे राइट खत्म हो जाएंगे। एग्जेम्पशन, Rule 9 shall not apply to a trust which is created to set up a mutual fund or venture capital fund or such other fund as may be approved by SEBI. Accordingly, such entities need not file declaration as envisaged by the rule। देखो म्यूचुअल फंड क्या नहीं है, चलो देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, पहले ये कंटिन्यू करते हैं। एग्जेम्पशन, Rule 9 shall not apply to a trust which is created to set up a mutual fund। देखो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या होता है। आप पैसा देते हो किसको? म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। नाम किसका आ रहा होगा? रजिस्टर्ड ओनर कौन है? म्यूचुअल फंड। बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? आपको। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो ना, तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? कुछ शेयर्स खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज के, उससे एक पूल बना लेते हैं, उससे क्या बना लेते हैं? एक फंड बना लेते हैं। उस फंड में आपका इंटरेस्ट आ जाता है, तो जब भी डिविडेंड आता है उस फंड को मिलता है, म्यूचुअल फंड को मिलता है, और वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो नाम किसका आ रहा है? म्यूचुअल फंड का, लेकिन बेनिफिट किसे मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं। तो बेनिफिशियल ओनर कौन हो आप? रजिस्टर्ड ओनर कौन है? लेकिन म्यूचुअल फंड को तो बनाया किसने है जी? सेबी के हिसाब से बना हुआ है वो तो उसका काम ही यही है। क्या वो भी डिक्लेरेशन दे? अगर वो डिक्लेरेशन देने लग गए तो फिर वो पागल हो जाएंगे, उन्हें तो डेली बेस पे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तो उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड जो कहाँ बना है, सेबी के रूल्स के हिसाब से बना है या सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से बना है, उनको ये कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं। क्लियर है जी यहाँ तक? ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड नॉट अफेक्टेड। Nothing contained in this section shall be deemed to prejudice। अच्छा दिखा ना, ये एक्चुअली ना नया ऐड हुआ है अभी इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, पहले ये पूरा कर लेते हैं। ये अभी नया ऐड हुआ है, अमेंडमेंट है, ये भी इस पे बात करेंगे। ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड नॉट अफेक्टेड। नथिंग कंटेन्ड in this section shall be deemed to prejudice the obligation of a company to pay dividend to its member under this act, and the said obligation shall on such payment stand discharged। आप बताओ जी ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? ड्यूटी ऑफ द कंपनी वाला पॉइंट है, ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड नॉट अफेक्टेड। हाँ अच्छा, और कुछ किसी को कुछ और लग रहा हो? साइड ऑब्लिगेशन मतलब डिविडेंड वाली ऑब्लिगेशन। क्या कह रहा है इस सेक्शन में? क्या लिखा हुआ है? एक है रजिस्टर्ड ओनर, एक है बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर ने डिक्लेरेशन दे दी, बेनिफिशियल ओनर ने भी डिक्लेरेशन दे दी। कंपनी को पता लग गया ना कि बेनिफिट किसको जा रहे हैं। कंपनी डिविडेंड किसको दे? कम रजिस्टर्ड दे ना दे, कंपनी को लेना देना नहीं है उस चीज से। कंपनी की ड्यूटी क्या है कि किसको दे? रजिस्टर्ड। तो लिखा हुआ है मेंबर को। कंपनी किसको डिविडेंड दे दे? मेंबर को डिविडेंड दे दे। इस सेक्शन से कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कंपनी अपने मेंबर को डिविडेंड दे दे, और अगर मेंबर को डिविडेंड दे दिया तो मान लेंगे कंपनी की ऑब्लिगेशन पूरी हो गई है।
पता लग गया कि बेनिफिशियल ओनर ये है, लेकिन मैं किसे डिविडेंड दूं? मैं तो इनको दूंगा ना, ये रजिस्टर्ड ओनर है, इनकी आपस में जो सेटिंग है ये खुद देखें। कंपनी डिविडेंड दे देगी मेंबर को, मतलब रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में जिसका नाम आया हुआ है, और कंपनी की ऑब्लिगेशन पूरी होगी। देखो, ये सेक्शन क्यों डाला गया है? वो पैसे की हेरा फेरी कर रहे थे, इसी के लिए तो सेक्शन डाला गया कि कंपनी को पता लग जाए कि बेनिफिशियल ओनर कौन है। सब गवर्नमेंट को पता लग गया कि भाई ये बंदा छुप के बैठा है। गवर्नमेंट का काम ही क्या था ये सेक्शन डालने के लिए? ये ढूंढना कि वो पीछे कौन छुप के बंदे बैठे हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, जिनको सारे बेनिफिट जा रहे हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये ढूंढने का मोटिव था। अब वो बताना चाहे तो बता दे, नहीं बताना चाहे तो मत बताए। अगर नहीं बताएंगे, पेनल्टी लग जाएगी इनके ऊपर, इनके राइट्स खत्म हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने खुद ढूंढ लिया तो इनके राइट्स क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट नॉन कंप्लायंस इनके ऊपर लगा देगी। हाँ जी। हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। हमारा काम ये थोड़ी है कि हम बेनिफिशियल ओनर को प्रोटेक्शन देंगे। हमारा काम था इन्हें ढूंढना। हमारा काम क्या है? इन्हें ढूंढना। हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक तो आप गलत काम कर रहे हो और चाहते हो हम आपको प्रोटेक्शन भी दें। हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। हमारा काम था आपको ढूंढना और रजिस्ट्रार को बता देना। ठीक है जी, हम कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं दे रहे। आप ये मत सोचो कि बेचारा बेनिफिशियल ओनर, बेचारा नहीं है वो। बेचारा कौन है? बेचारी गवर्नमेंट है, जिसको पता नहीं है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ब्लैक को व्हाइट करना। तो जो बंदा ब्लैक को व्हाइट कर रहा है उसको प्रोटेक्शन थोड़ी देंगे हम। ये सेक्शन क्यों आए हैं? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 89 एंड सेक्शन 90। 90 को भी टच कर दिया इन्होंने। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ शेयर इंक्लूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट और अदरवाइज द राइट और इंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है? पर्सन। फिर से वर्ड क्या आ गया है? राइट और इंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन अलोन और टुगेदर विद एनी अदर पर्सन to excise or cause to be excised any or all of the right attached to such share or receive or participate in any dividend or other distribution in respect of such share। ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब ही क्या है? मतलब क्या है कि एक बंदा, एक पर्सन, पर्सन का मतलब आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों पर्सन है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के साथ मिलके या कैसे भी क्या कर रहा है? राइट एक्सरसाइज कर रहा है। कौन सा राइट एक्सरसाइज कर रहा है? जो शेयर्स के ऊपर लगे हुए होते हैं राइट्स, वो राइट्स उसको मिल रहे हैं, या तो डायरेक्टली मिल रहे हैं, इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, या फिर वो डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सेक्शन 89 में भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट का भी यही मतलब है, और सेक्शन 90 में भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट का यही मतलब है। मतलब एक बंदा डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलके किसी कंपनी के डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर शेयर्स के साथ जो राइट अटैच होते हैं उनको एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो कौन है जी? उसके पास क्या है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्लियर है जी? और जैसे आपके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट आ गया, आपको क्या करनी है जी? डिक्लेरेशन देनी है। किस किस को देनी है डिक्लेरेशन? रजिस्टर्ड ओनर को भी देनी है, और साथ में बेनिफिशियल ओनर को भी देनी है। ठीक है जी? डिक्लेरेशन किसको देनी है? रजिस्टर्ड ओनर को भी देनी है, बेनिफिशियल ओनर को भी देनी है, और कंपनी फिर किसको बता देगी आगे? रजिस्ट्रार को बता देगी। बेनिफिशियल इंटरेस्ट है क्या है? आप मतलब पर्सन शेयर्स के राइट या फिर डिविडेंड का राइट एक्सरसाइज कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और के साथ मिलकर। exemption from the provision of section 89, the CG may by notification exempt any class or classes of the person from complying with any of the requirement of this section except subsection 10 if it is considered necessary to grant such exemption in any public interest, and in such exemption may be granted either unconditionally or subject to such condition। मतलब CG के पास पावर है क्या देने की? एग्जेम्पशन देने की। इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे, लेकिन वो कब देगी एग्जेम्पशन? पब्लिक इंटरेस्ट में देगी। कब देगी? पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड, क्या म्यूचुअल फंड को बाहर किया या नहीं किया? बिल्कुल किया, जरूरत थी ना, काम यही है उसका। तो ऐसे केस में सीजी क्या कर सकता है? किसी और को भी एग्जाम कर सकता है कि आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं। क्या जी? exemption to a government company in case of a government company section 89 shall not apply। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन 89 नहीं लगेगा। the above mentioned exemption shall be applicable to कौन सी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर? जिसने डिफॉल्ट ना किया। और डिफॉल्ट किसमें? MGD 7 एंड AUC। क्लियर है जी? यहाँ तक penal default। two kind of penal provision as described below are included in under section 89।
relating to default made by a person required to make a declaration. If any person fail to make a declaration as required under subsection 1, 2 और 3, किसकी बात कर रहा है? 1 के अंदर कौन डिक्लेरेशन दे रहा था? 2 के अंदर कौन दे रहा था? और 3 में क्या था? चेंजेस। 3 में क्या था? चेंजेस। 3 में क्या था? चेंजेस। ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लग जाएगी? 50,000। और कंटिन्यूइंग फेलर है तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 200 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट कम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। कंटिन्यूइंग वाले का मैक्सिमम कितना जा सकता है? 5 लाख। फिक्स पेनल्टी कितनी है? 50,000। पर दिन की कितनी है? 200। वो 200 मैक्सिमम कहां तक जा पाएगी? 5 लाख तक। क्लियर है जी यहाँ तक? अब अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, if a company required to file a return under subsection 6 fails to do so before the expiry of time specified therein, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 1,000 rupees for each day during which such failure continues, subject to a maximum of 5 lakh rupees. And in case of a company, 2 lakh rupees, and in case of officer who is default. कंपनी के लिए मैक्सिमम कितनी है? 5 लाख। ऑफिसर के लिए मैक्सिमम कितनी है? 2 लाख। कंपनी के लिए फिक्स कितनी है? कोई फिक्स है नहीं कुछ। 1,000 रुपीज फॉर ईच डे। कंटिन्यूइंग ये है जी, हर दिन की कितनी होगी? 1,000, जो कि मैक्सिमम कंपनी के लिए कितनी जा सकती है? 5 लाख। ऑफिसर के लिए मैक्सिमम कितनी जाएगी? 2 लाख। क्लियर है जी? अब आ रहा है जी सेक्शन 90। देखो सेक्शन 90 स्टार्ट करने का मतलब है पूरा वन गो में करेंगे, और मुझे लग नहीं रहा कि आज पूरा वन गो में हो पाएगा ये, तो मुझे लग रहा है कि आज ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में तो कंप्लीट होना ही होना है ये तो। उसके बाद मैनेजमेंट का टेस्ट, 2-3 दिन बाद टेस्ट। हाँ, तो फ्राइडे को भी टेस्ट है आपका लॉ का, तो सैटरडे को ही दोनों टेस्ट दे देना। क्या ले लूँ आज? मैनेजमेंट का? ठीक है जी। चलो फिर अगली क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 90 को अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं छेड़ते इसको। 91 पे आ जाओ जी। पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर। हाँ जी, हाँ जी। पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी। देखो ये जो रजिस्टर्स को क्लोज किया जा रहा है ना, इसका मेन मोटिव होता है कट ऑफ डेट डिटरमाइन करना। क्या मोटिव होता है? हमने पढ़ा है पीछे कट ऑफ डेट के बारे में। कट ऑफ डेट क्या होती थी? वही बंदे वोट करेंगे जो कट ऑफ डेट पे शेयर होल्डर है। उस टाइम पे रजिस्टर को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। रजिस्टर में और कोई एंट्री नहीं होगी। तो सेक्शन 91 डील्स विद द टाइम लिमिट फॉर विच द रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर आर अलाउड टू बी क्लोज। कितने टाइम के लिए आप रजिस्टर्स को क्लोज कर सकते हो? अगर उसको फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो क्या लिखा हुआ है? क्लोजर पीरियड। अ कंपनी मे क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर फॉर एन एग्रीगेट पीरियड ऑफ 45 दिन इन ईच ईयर। एक साल के अंदर कितने दिन के लिए हो सकता है मैक्सिमम? 45 दिन। एक साल में मैक्सिमम कितने दिन के लिए क्लोज होगा? 45 दिन के लिए, बट नॉट एक्सीडिंग 30 एट एनी वन टाइम। मतलब वन गो में 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, और पूरे साल में 45 दिन से ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता। तो इसी के हिसाब से आपको अपना रजिस्टर क्लोज करना है। और क्लोज क्यों करते हैं हम? कट ऑफ डेट डिटरमाइन करने के लिए क्लोज करते हैं। नोटिस पीरियड। द रिस्पेक्टिव रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर मे बी क्लोज बाय गिविंग मिनिमम 7 डेज नोटिस। आपको पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। और सच लेसर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी फॉर लिस्टेड कंपनी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके ऊपर सेबी भी लग जाता है, तो अगर सेबी ने कम टाइम दिया है तो वो कम टाइम फॉलो कर लेना। रूल 10 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल स्पेसिफाई द मैनर ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर। अब मैनर क्या है, तरीका क्या है क्लोज करने का, वो रूल्स में लिखा हुआ है। अ कंपनी क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर और द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और द रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर शैल गिव एटलीस्ट 7 डेज प्रीवियस नोटिस। क्या देना है जी? 7 दिन का नोटिस देना है मिनिमम। एंड इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी इफ कंपनी इज लिस्टेड। बाय एडवर्टाइजमेंट। कैसे देना है आपको नोटिस? एडवर्टाइज करके। और वही एडवर्टाइज किस में होगा? at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district, having a wide circulation in the place where registered office of the company is situated, and once in English language। यही दो न्यूज़पेपर होते हैं हमेशा, वर्नाकुलर और इंग्लिश। आपको जब भी आपका अपना रजिस्टर क्लोज करना है तो 7 दिन का पहले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कर देना। पब्लिश द नोटिस ऑन द वेबसाइट एज में बी नोटिफाइड बाय द सीजी। अगर सीजी ने कोई वेबसाइट बता रखी है तो उस वेबसाइट पे भी डाल देना। Exemption to private company. It is to be noted that a private company has been exempted from issuing a public notice. प्राइवेट कंपनी को न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड इश्यूज मिनिमम 7 डेज नोटिस। वो क्या करेगी?
मेंबर्स को इंडिविजुअली बता देगी ना। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम मेंबर कितने हैं, तो भाई वहां पे न्यूज़पेपर की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको वैसे ही बता दो, 7 दिन पहले बता देना बस। मिनिमम 7 दिन पहले बताना है कि 8 दिन पहले बता सकते हैं, ऑफ कोर्स बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको बता देना कि हम अपने रजिस्टर क्लोज करने वाले हैं। मैक्सिमम कितना क्लोज करोगे, 45 दिन इन अ ईयर, और वन गो में 30 डेज, वन गो में 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बारी में मैंने 30 दिन के लिए बंद कर दिया, और फिर अगली बार फिर बंद करना चाहता हूँ, तो कितने दिन के लिए बंद करूँ, 15 ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्लियर है जी। सेक्शन 91 टू कंटेन पेनल्टी प्रोविजन। In case of contravention of provision of section 91, if the respective register are closed without giving notice or after giving a shorter notice than that so provided, or for a continuous or an aggregate period in excess of the specified limit, या तो आपने नोटिस नहीं दिया है, या अगर आप बंद कर रहे हो तो आपने एक बारी में 30 दिन से ज्यादा बंद कर दिया है, या फिर आपने साल के अंदर 45 दिन से ज्यादा बंद कर दिया है, तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। The company and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 5,000 per day. कितने की, मैक्सिमम हर दिन की 5,000 की पर डे की पेनल्टी है, जो मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 1,00,000। ड्यूरिंग विच द रजिस्टर इज केप्ट क्लोज, जितने दिन के लिए आपने रजिस्टर क्लोज रखा है। ठीक है जी। द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, और ऑफेंस क्या है ये, कंपाउंडेबल। आप इसकी कंपाउंडिंग करवा सकते हो, आप आरडी के पास चले जाओ कि भाई हमसे गलती हो गई, आपके बोलने से पहले हमने गलती मान ली है, और गलती मान ली है तो हमारी पेनल्टी थोड़ी कम कर दो। क्लियर है जी। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। एक सेकंड, वो भी देख लेते हैं, लो दिखाओ एक बार नोट्स दो, जिसके पीछे 2 नोट्स है ना, जो साथ में पढ़ सकता हो, वो एक नोट्स दे दो। हाँ जी, यही होगा यहाँ के पीछे। 7.30 13। अच्छा जी, ठीक है जी। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, 1 2 3 5 पॉइंट है। ठीक है जी। अब सारे उसमें देख लो नोट्स के अंदर, जिनके पास बुक्स पहले से अमेंडेड नहीं हुई है। Every company shall designate a person who shall be responsible for furnishing an extended cooperation for providing information to the registrar or any authorized officer with respect to beneficial interest in the shares of the company. अब कंपनी की ड्यूटी है ना, कंपनी कौन सा फॉर्म फाइल कर रही थी, कंपनी MGT 6 किसको दे रही थी, ROC। तो कंपनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, नए रूल्स आए हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आप एक बंदे को डेजिग्नेट कर दो। किसको डेजिग्नेट कर दो, एक बंदे को। इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, कंप्लाइंस करने की, आगे ROC को बताने की, या किसी भी ऑफिसर को बतानी। अगर गवर्नमेंट कल को बोल देती है ROC की नहीं RD को बताओ, तो यही बंदा बताएगा जी, यही बंदा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इस बंदे के ऊपर। इसको एक को आपको डेजिग्नेट करना ही करना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, शेल लिखा हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल कंपनी में डेजिग्नेट। अब कंपनी किसको डेजिग्नेट करे, अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, तो बेचारे के गले में घंटी डाल दो। किसके गले में, कंपनी सेक्रेटरी के गले में घंटी डाल दो। इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CS, अगर CS की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप किसको बनाओ जी, CS को बनाओ। बेचारा CS ही मर जाता है। और KMP को भी बना सकते हो, अदर देन कंपनी सेक्रेटरी। KMP के अंदर CS भी इंक्लूडेड है, लेकिन CS को जब ऊपर ही बता दिया, तो नीचे CS को बाहर कर दिया। या तो CS को बना दो, या किसी और KMP को बना दो। और एवरी डायरेक्टर, इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और KMP, अगर कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है, KMP भी नहीं है, तो हर डायरेक्टर को डेजिग्नेट कर दो। Until a person is designated, हो सकता है कंपनी डेजिग्नेट ही ना करे। As referred under sub rule 4, the following person shall be deemed to have been designated person, तो इनको हम क्या मान लेंगे, डेजिग्नेटेड मान लेंगे। या तो आप कर दो डेजिग्नेट, वरना हम इनको मान लेंगे। किनको मानेंगे, अगर CS है तो CS को मान लेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को मान लेंगे, मैनेजर है तो मैनेजर को मान लेंगे। इन केस कंपनी सेक्रेटरी हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, अगर CS नहीं है तो किसको मानेंगे, MD या फिर मैनेजर को। अगर CS है तो किसको मान लेंगे, CS को। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, CS भी है, किसको मान लेंगे, भाई सबसे पहले कौन मरेगा, CS ही मरेगा। बलिदान देने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, CS ही आएगा। और अगर CS नहीं है तो किसको मानेंगे, MD या फिर मैनेजर। देखो, एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ता है मैनेजिंग के लिए, इसकी डेफिनेशन है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो शायद हमने हमारे इस कंटेंट में नहीं होगी, लेकिन हम एक बार पढ़ लेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर की पढ़ लेंगे और मैनेजर की पढ़ लेंगे। एवरी डायरेक्टर, इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और MD, हो सकता है कंपनी के अंदर MD भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, CS भी नहीं है, तो कौन, हर डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो नॉन कंप्लायंस हुई तो कौन फंसेगा, सारे डायरेक्टर।
अगर कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया तो वो डेजिग्नेट वाले को पकड़ो, अगर डेजिग्नेट नहीं किया तो कौन लाइबल है? सबसे पहले गर्दन सीएस की पकड़ो, सीएस नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर में से पकड़ लो, अगर वो भी नहीं है तो हर डायरेक्टर को पकड़ लो, सारे डायरेक्टर को लपेटे में ले लो। एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिटेल ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इन एनुअल रिटर्न, जिसको भी आप डेजिग्नेट कर रहे हो एनुअल रिटर्न में भी उसकी डिटेल्स डालो। एनुअल रिटर्न मतलब एमडीडी 7 में भी डालो कि इस बंदे को हमने डेजिग्नेट किया है, किसके लिए? बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर करने के लिए, रजिस्ट्रार को बताने के लिए। ठीक है जी, तो मतलब छोटा मोटा बंदा नहीं है ये, एनुअल रिटर्न में भी इसकी डिटेल डलवाई जा रही है। इफ द कंपनी चेंजेस द डीपी एट एनी टाइम ही इट शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म GNL2 स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड ऑफिसेज फीस रूल 2014। और जब भी आप डेजिग्नेटेड बंदे को चेंज कर रहे हो तो किसको बता दो? रजिस्ट्रार को बता दो। फॉर्मेट क्या रहेगा? GNL। ठीक है जी, इंटीमेशन का, इंटीमेशन देने का। जब भी आरओसीओ को इंटीमेशन जाती है किसी न किसी फॉर्म में जाती है, फॉर्म का नाम क्या है? जीएनएल। जीएनएल की फुल फॉर्म क्या है? जनरल। जब कोई फॉर्म मेंशन नहीं है तो कौन सा यूज करते हैं? हम जनरल में चले जाते हैं और GNL2 के अंदर फाइलिंग कर देते हैं। ठीक है जी, तो बेनिफिशियल ओनर के लिए एक बंदे को डेजिग्नेट करना भी जरूरी है। वो डेजिग्नेशन आप किस किस को डेजिग्नेट कर सकते हो? सीएस को करो, मैनेजिंग डायरेक्टर को करो, या फिर एवरी डायरेक्टर को करो। और अगर किसी को डेजिग्नेट नहीं किया तो सबसे पहले सीएस को पकड़ो, और सीएस नहीं है तो एमडी मैनेजर को पकड़ो, एमडी मैनेजर भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर को पकड़ो। ठीक है जी, केएमपी था, सॉरी, ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था, ऊपर कौन था? केएमपी था, की मैनेजर पर्सन।